साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच बोलो साथी। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और 4 तारीख को उसका निर्णय आने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रविकांत सर, जो राजनीतिज्ञ हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत की जो राजनीतिक दिनचर्या है उसके बारे में विशेष रूप से वो जानते हैं। और जो चुनाव का निर्णय आने वाला है वो कैसा होगा और क्या परिणाम होंगे। सर बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। सर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एग्जिट पोल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखा रहा है और वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा नेता नरेंद्र मोदी प्रथम चरण से पहले कहते आए थे कि 400 पार हम सीट जीत पा रहे हैं, ठीक उसी सीट को लेकर के एग्जिट पोल भी 400 के आसपास सीट दिखा रहा है। तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, ये एग्जिट पोल जाहिर तौर पर सरकारी एग्जिट पोल है। जो मोदी ने कहा, जो निर्देश मिला, जी। वही एग्जिट पोल में दिखा। और हास्यास्पद ये है कि उन आंकड़ों को दिखाने के लिए इतनी गड़बड़ियां की हैं टेक्निकली इन लोगों ने। जैसे एक चैनल ने दिखाया राजस्थान में 25 सीटें हैं लेकिन वो 33 सीटें दे रहा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा तो एक बड़े चैनल ने जो दावा करता है कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 94% है, वो बीएसपी को 14% वोट दे रहा है। जबकि ये सारे लोग जानते हैं कि इस बार बीएसपी का वोट परसेंटेज काफ़ी घटेगा। तो उन्हें केवल मुझे लगता है कि जो आंकड़ा दिया गया है कि आपको ये सीटें दिखानी है, इससे कम नहीं दिखानी है, तो 350 से कम नहीं दिखानी है, फिर बाकी जोश में उन्होंने 400 तक पहुंचा दिया जो मोदी जी कहते आ रहे थे। और इस पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि 400 छोड़ दीजिए, 350 भी छोड़ दीजिए, 300 क्रॉस करने के लिए बहुत बड़ी वेव होनी चाहिए। जैसे पिछली बार नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे, 303 उन्होंने पाया था। जी। उस समय पुलवामा के बाद की लहर थी, राष्ट्रवाद की लहर थी, नौजवानों को उन्होंने कहा कि शहीदों के नाम पर वोट करिए। विपक्ष ने एक तरह से गिव अप कर दिया था। तो एक बड़ी वेव दिखाई पड़ रही थी। हालांकि 303 नहीं पहुंचा था क्योंकि उसमें भी बहुत सारा झोल है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन उस समय कम से कम एक वेव दिख रही थी। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से एग्जिट पोल ये लोग दिखा रहे हैं मीडिया चैनल वाले, तो कार्यकर्ताओं के अंदर जो मनोबल आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से टूटने का एक असर दिख रहा है। तो क्या चाहती है बीजेपी और जो है मीडिया की मनोबल टूटे और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता कमजोर हों उनका? उसमें एक नहीं कई फैक्टर हैं। जी। पहली बात तो ये है कि खुद जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो निराश थे, उन्हें लग रहा था कि ये चुनाव हम हार गए हैं, उनको फिर से एकजुट करना। क्योंकि इस चुनाव में मैंने देखा है कि जो अंतर विरोध थे बीजेपी के वो खुल करके सामने आए। एक नेता दूसरे नेता को हरा रहा था, ये देखा गया। तो उसको फिर से जोड़ देना, इसको डरा देना एक तरह से कि सरकार तो मोदी जी की ही बन रही है, नंबर एक। नंबर दो, जो बात आपने कही कि इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को तोड़ना, ये बिल्कुल हुआ भी है। परसों से जो हम देख रहे हैं कि एक तरह का नैराश्य पैदा हुआ है लोगों में। और तीसरा एक बड़ा जो कारण है वो है ब्यूरोक्रेसी को भी डराना, ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित करना। जी। और उसका एक प्रमाण भी जयराम रमेश ने दिया, जो आरोप लगाया कि अमित शाह ने 150 डीएम को फ़ोन किया उसी दिन। तो अपने प्रभाव में ले लेना, क्योंकि हर डीएम ये सोचे कि सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है और अगर थोड़ा बहुत मुझे कुछ करना पड़े तो कर जाएं, हम लोग भी गुड बुक में आ जाएं, किसी से क्यों पंगा लिया जाए। तो इसके लिए भी एग्जिट पोल ये है। बीजेपी के लगातार जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वो भाषण दे रहे थे, तो उनके भाषणों में एक बात साफ तौर पे ये नजर आती है कि वो राम मंदिर को लेकर वोट नहीं मांगे, 370 को लेकर के वोट नहीं मांगे। जो कहा जाए तो जनता के बीच में जो कह रहे थे कि हम इनको लेकर के वोट मांगेंगे, तो क्या लगता है कि राम मंदिर पे उन्होंने वोट नहीं किया क्या जनता ने? नहीं, राम मंदिर आज तो क्या कभी भी वोट के लिए मुझे लगता है मुद्दा नहीं रहा। राम मंदिर एक आस्था का मुद्दा तो हो सकता है, बहुत सारे लोगों में रहा भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसके जरिए कभी राजनीतिक सफलता नहीं मिली। नैरेटिव बनाया उन्होंने, नो डाउट। उस नैरेटिव का फायदा बीजेपी को ये हुआ कि विपक्ष उससे डर गया।
और उसने कभी इसको काउंटर नहीं किया। जी। इस बार का इलेक्शन बेहद खास इसलिए है कि चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, इन लोगों ने सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को के एजेंडे को आगे कर दिया था। जब ये एजेंडा आगे आता है तो कोई भी धर्म की राजनीति, कोई भी मंदिर की राजनीति कभी एक उसका नैरेटिव भी नहीं चल पाता, वोट की तो छोड़ दीजिए। आप बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था, युवाओं में फैला। राहुल गांधी अपने साथ एक संविधान की किताब लेके चल रहे हैं और वो लगातार अपने भाषणों में संविधान की किताब को दिखाते हैं। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो वो इन जिन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन मुद्दों पर अपना खरा उतर पाएंगे? मुझे लगता है कि राहुल गांधी में एक ईमानदारी है, एक साफ गोई है, सच्चा इंसान है वो जब संविधान अपने हाथ में उठाता है तो वो दिखता है कि उसके लिए वो है कहीं ना कहीं उसके भीतर कंसर्न है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा इस संविधान के लिए, और ये बात वो तब कहते हैं जब 400 पार का नारा आता है और बीजेपी के तमाम सांसद, चाहे वो अनंत कुमार हेगड़े हों या लल्लू सिंह हों जो फैजाबाद से लड़ रहे थे, ज्योति मिर्धा हों मेरठ से राजस्थान में, अरुण या गोविल। मेरठ से अरुण गोविल हों, इन लोगों ने जब ये कहा कि संविधान बदलने के लिए हमें इतना बड़ा मैंडेट चाहिए, तो राहुल गांधी ने उसे एक मुद्दा बनाया कि डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान, जिसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल राइट्स हैं, उन्हें इंसान बनने का पहली बार एक तरह से मौका मिला सदियों के बाद, और उसी में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, मानव जीवन की गरिमा है, और उसको ये बदलना चाहते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। जब संविधान बनकर के तैयार हुआ उसके 3 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर में जो आरएसएस ने लिखा था कि ये संविधान विदेशी है क्योंकि इसमें मनुस्मृति का विधान नहीं है, जी। तो आरएसएस के मानस में तो हमेशा से रहा है कि वो मनुस्मृति के आधार पर एक ऐसा संविधान रचें जो हिंदू राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता हो, और वो खतरा दिखा तो राहुल गांधी ने उसको उठाया। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी उस विरासत से हैं जो कांग्रेस की आज़ादी के आंदोलन की विरासत है, उसकी रक्षा करने की अगर वो बात करना है तो मुझे लगता है उस पर वो खरे भी उतरेंगे। मेरा अगला सवाल है कि अगर बाई चांस तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो लोकतंत्र खतरे की बात की जा रही है या फिर संविधान को खत्म करने की जो बात की जा रही है, आरक्षण को खत्म करने की जो बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि बीजेपी इस चीज को खत्म करेगी क्या? देखिए, बीजेपी घोषित रूप से तो कुछ भी खत्म नहीं कर पाएगी, करना तो वो चाहती है, लेकिन अघोषित रूप से तो उसने आरक्षण को खत्म कर दिया। क्या बचा है आरक्षण में? लेटरल एंट्री के जरिए उन्होंने आईएएस जैसे पद भरने शुरू किए, सरकारी नौकरियां उसने खत्म कर दी। तो जब सरकारी पद ही नहीं है तो आरक्षण तो बेमानी हो गया। जो थोड़े बहुत पद भरे जा रहे हैं वहाँ पे भी स्ट्रेटजी है कि ऐसे लोगों को बिठाया जाए जो उनके ही अपने एक तरह से बंदर हों, उनकी भाषा में बात करें। तो कुल मिलाकर के आरक्षण को तो इन्होंने बेमानी बना दिया है। और जो दूसरे और चीज़ें हैं धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, समाजवाद को लेकर के, वो तो खुल्लम खुल्ला चल रहा है। अंबानी और अडानी के लिए काम हो रहा है, और मोदी ये भी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। एक मीडिया वार्ता में जब उनसे ये पूछा जाता है कि असमानता बहुत बढ़ रही है, तो मोदी का जो जवाब होता है वो निराशाजनक ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। तो क्या करें, सबको गरीब बना जो दें। सबको गरीब बना दें। तो जिस आदमी की समझ ही यहाँ ये हो, तो वो उसके लिए समाजवादी मूल्य कोई है नहीं। वो नहीं चाहता कि इस देश में समता हो। समता, अब ये तो नहीं हो सकता है कि अंबानी और अडानी नहीं रहेंगे, रहेंगे, लेकिन ये भी ना हो कि जो गरीब आदमी है वो मिनिमम जो बेसिस है उसका, जो मिनिमम आवश्यकता है, उससे महरूम हो जाए। समाजवाद क्या है? समाजवाद इसी की बात करता है कि जो समता हो और संपत्ति दोनों। सभी को समान हो। जी। अब उसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग समान हो जाएंगे, जी। उसका मतलब है कि जो गरीब तबका है उसकी मिनिमम आवश्यकताएं पूरी होती हो, जी, शिक्षा, उसके भी स्वास्थ्य। बच्चे अच्छी जगह पढ़ सकें, उसको भी हॉस्पिटल के लिए इतना पैसा हो, कभी बीमारी हो जाए उसके पास भी घर हो, उसके पास भी गाड़ी हो, ये एक मिनिमम आवश्यकताएं हैं, ये पूरी होती हों, यही समाजवाद। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो दलित जो वोटर है वो मायावती का यहाँ कोर वोटर कहा जाता है।
जिस तरीके से आप पिछले चुनावों में देखते आए हैं, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का जहां भी टिकट जो है हुआ है, या फिर जहां कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का लड़ा है, तो दलित वोट समाजवादी पार्टी को गया होगा? देखिए, दलित में आप दो कैटेगरी को लेकर के चलें, एक तो जाटव है और नॉन जाटव है। जी। जाटव लगभग 50 से 55% है। मैं नॉन जाटव को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि बीएसपी के कोर वोटर की बात हुई है, ये उसका कोर वोटर है। पिछले इलेक्शन में बीएसपी की जो परफॉर्मेंस थी वो 12.9%, यानी करीब 13% थी। इस बार क्या हुआ है कि जो जागरूक मतदाता है, जो ये देख रहा है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, मायावती को प्रेशराइज किया जा रहा है, भतीजे को उन्होंने किसी के दबाव में ही हटाया। ऑब्वियस है ये सब कहने की मतलब उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सच यही है कि बिना अमित शाह के दबाव के उन्होंने आकाश आनंद को नहीं हटाया होगा। तो ये उस मतदाता ने समझ लिया है कि मायावती को भी दबाया जा रहा है, तो इसलिए इस बार बीजेपी को हटाने के लिए उसने गठबंधन को वोट किया है। क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? देखिए, जो वोट है हर जाति में सेंधमारी हुई है। इंडिया अलायंस को, आपका जो जाटों की बात कर रहे थे 50%, 15 हम जो अगर जागरूक ज़्यादा भी वोटर मान है। लें तो 40% जाटो गया है अलायंस की तरफ। नॉन जाटो जो दलित है वो 50 से 60% गया है। अति पिछड़ी जातियां भी मुझे लगता है कि अगर 50 नहीं गई हैं तो 30 से 40% गई हैं। जो अपर ओबीसी है, जिसमें यादव है, कुर्मी है, मौर्य है, कश्यप है, ये जातियां 50% से ज़्यादा गई हैं। पाल मुझे लगता है कि 80% कहा जाए गया तो है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से टिकट वितरण किया है, उसको साधने का ये प्रयास किया जाती है। उत्तर प्रदेश में दो बड़े फैक्टर है। एक तो राहुल गांधी की अपनी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स का एजेंडा, जी। हिम्मत और खुल कर के बात करना, लोकप्रियता, और अखिलेश यादव की बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग। जिस तरह के टिकट वितरण किया अखिलेश यादव ने इस बार, उसने एक, मैं ये कहूँ कि उसने चमत्कार किया है। तो जो अपर ओबीसी है उसको भी साधा है, लोअर ओबीसी है उसको को भी कमिटेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दलितों में तो उन्होंने 2 टिकट सामान्य सीटों पर दिए जी, हैं। अयोध्या की सीट है, अयोध्या की सीट पर दिया है, मेरठ मेरठ की की सीट 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 है। पर दिया है। इसका बेनिफिट मिल रहा है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस, अगर कोई बेईमानी नहीं होती है, मैं ये खुल के बोल रहा हूँ, तो 50 सीटों पर इंडिया अलायंस को जीत हासिल होनी चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूँ, भले ही एग्जिट पोल 5 सीटें और 7 सीटें दिखा अगर रहे 50 सीट उत्तर प्रदेश से जीत जाती हैं, तब तो इंडिया अलायंस बहुत अच्छी हैं, तरीके से जीत डेफिनेटली। सकती है। और मेरा जो अपना एनालिसिस है ऑल ओवर इंडिया, 290 सीट, जैसे जो खड़गे जी ने 295 कहा था, मैं भी लगभग करीब था, मैंने 290 एनालिसिस किया था। 290 295, मैं भी थोड़ा कहीं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से काउंटिंग होती, जो बेईमानी हो चुकी है वो सबको पता है कि आपने वोट काटे, आपने वोट नहीं डालने दिए, आप बूथ संभल अलग से अलग जैसे कर कि निकल दिए, आया। एक ही परिवार के 4 लोगों का 4 अलग अलग जगह वोट है। जो मिडिल क्लास है, जो बीजेपी का वोटर है, उसके फ्लैट के नीचे आपने बनाया कि ताकि वो आराम से वोट डाल सकें, छाया में डाल सकें, यहाँ धूप में 4-4 घंटे खड़ा रखा गया। बावजूद इसके अगर काउंटिंग में बेईमानी नहीं होती है जैसे तो कि अभी मैं घूम रहा था कल क्षेत्र में, तो लोग कह रहे थे कि जो 10-15 हजार की सीटें होंगी, वो बहुत आसानी से बीजेपी अपने छीनने का प्रयास करेगी प्रशासन का और चुनाव आयोग के जरिए। ये 2019 में भी हुआ था। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब्यसाची दास का जो पेपर था, जो उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा था, उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया वहाँ से। लोग ये कह रहे थे कि चंडीगढ़ के 20 वोटों में उसमें जब हाँ, गड़बड़ी कर सकते हैं, तो ये तो ईवीएम में इतना बड़ा। नहीं, ईवीएम हैक नहीं हो सकती, जी जी। मैं ये नहीं मानता हूँ, लेकिन ईवीएम चेंज हो सकती है, या उससे भी ज़्यादा जो खेल हो सकता है कि 10-20 हज़ार से लीड हो, आप लाइट काट दें, 1 घंटे बाद कहें कि बीजेपी जीत गई, ये तो हो सकता है। लेकिन इस बार इसकी संभावना मुझे कम दिखती है, क्योंकि इंडिया अलायंस के लोग बहुत मुस्तैद हैं, बहुत गुस्से में भी हैं। और मैं तो ये अपील करता हूँ कि लोगों को बड़ी संख्या में जाना चाहिए, जहाँ पे भी मतगणना हो रही है, और वहाँ पे आप तिरंगे के साथ जाएं, एक बड़ा डंडा लेकर के जाएं, तिरंगा थोड़ा ऊपर तक फहराया जा सके। वहाँ पे आप नारेबाजी करें कि संविधान हमारा जिंदाबाद, क्योंकि नारेबाजी तो लोकतंत्र का अधिकार है। बिल्कुल। संविधान जिंदाबाद के नारे लगाएं, ताकि आप बैठे रहें देर तक, एकजुटता प्रदर्शित हो और अपनी ताकत दिखाएं कि बेईमानी आप नहीं करें। हम डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट क्या, हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपना जो अपना दिखा रहे हैं, प्रेजेंस अपनी दिखा रहे हैं।
ये करना चाहिए इनके कार्यकर्ताओं को, जाएं, नारेबाजी करें, बराबर बैठे रहें, अराजकता कतई ना करें, कोई गाली गलौज ना करें, कोई उस तरह का जोश ना दिखाएं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सतर्कता बरतना जरूरी है। डेफिनेटली सतर्कता, ताकि जहां काउंटिंग हो रही है उनको भी ये एहसास हो कि अगर हम कुछ गड़बड़ी करते हैं तो ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं तो गांधी को मानने वाला व्यक्ति हूँ, बाबा साहब तो मेरी प्रेरणा है, भगत सिंह को भी मैंने पढ़ा है, और मैं समझता हूँ कि ये देश उनकी थाती है। तो उन्हीं मूल्यों पर, उसी विचार पर चल करके आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, और अगर कहीं लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है तो उसकी रक्षा करनी, ये आपका दायित्व है। संविधान आपको ये अधिकार भी देता है और ये आपकी ड्यूटी भी है कि जहां मतदाताओं ने अपना वोट दिया है उसकी सुरक्षा करना, ये आपकी ड्यूटी भी है। आपने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया। साथियों, जैसा कि सर ने बताया कि जिस तरीके से दलित फैक्टर और ओबीसी फैक्टर और जो अति पिछड़ा वर्ग है वो मतलब एक भारी संख्या में उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए वोट किया है, अपने संविधान के लिए, अपने आरक्षण के लिए। तो ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और सर ने संदेश दिया कि जो विपक्ष के कार्यकर्ता हैं वो अपना मनोबल ना गिराएं एग्जिट पोल को लेकर के, क्योंकि एग्जिट पोल कई बार अपनी फेल भी हुई है, उनके आंकड़े कभी सटीक भी नहीं बैठ पाते हैं। तो और ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि वो लोग जनता के बीच में भी नहीं आते हैं और वहीं से ऑफिस में बैठ करके अपना एग्जिट पोल दिखा देते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी तमाम पूरी बातचीत को सुना। बहुत शुक्रिया आपका।